हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ कि इस विषय में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी, उस समय मैंने ये कहा था कि उसे आप कभी भी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान मत कहिए। तो उसी तरह से इस विषय का जो सही संबोधन है, पहले उसको आपको ध्यान रखना है कि इस विषय का जो उचित संबोधन है वो क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपका जो मॉड्यूल होगा जीएस के अंतर्गत, जनरल स्टडी के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, वो भारतीय अर्थव्यवस्था या हम केवल अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। तो ये सबसे पहले ये अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि जीएस में अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जब वो इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं तो उनसे पूछो इकोनॉमी आप अभी क्या पढ़ रहे हो, जीएस में अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा, तो पता लगता है कि वो बोलते हैं जीएस में अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को आप इकोनॉमी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि विषय का सही तरीके से संबोधन किया जाए। ठीक है, जब तक आप विषय का सही तरीके से संबोधन नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का प्रयोग नहीं करना है। आपको जीएस में क्या पढ़ रहे हैं, आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी, हमारे जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम इस टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज इस विषय की हम शुरुआत करने चल रहे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आगे के लेक्चर्स में हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे इस इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम अगर डिस्कस करें उन पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक होगा भारतीय, अब ये टॉपिक आपको नोट डाउन करना है अपने पास, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप व विकास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप व विकास, ये आपका पहला टॉपिक होगा। ओके, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप ये कह सकते हैं नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक होगा आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपका जो है वो सेकेंड टॉपिक होगा। थर्ड होगा मुद्रा व बैंकिंग, करेंसी व बैंकिंग।
मुद्रा व बैंकिंग या करेंसी व बैंकिंग। फोर्थ होगा भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है। पांचवा होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है। तो अभी 5 टॉपिक्स को मैं यहां से हटाऊं, इससे पहले आपको नोट करना है, और इसमें मैं ये भी आज इंट्रोडक्टरी क्लास में बता दूं कि मोटे तौर पर आप इसके अंतर्गत कौन सी चीजों को कवर करेंगे, क्या देखेंगे। ठीक है। तो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये समझने की, अपने अर्थव्यवस्था की समझ को विकसित करने का टॉपिक है कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसे समझने का दृष्टिकोण। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते, उसके बारे में अध्ययन करने का कोई मतलब, स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमने इससे पहले देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। नेचर के आधार पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे थे। उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी इकोनॉमी का नेचर क्या है। हमेशा बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नॉन इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार वो परेशान होते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्ट साइड का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है। तो ये कैसे कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इकोनॉमिक्स नहीं, आप इकोनॉमी पढ़ोगे। और आज हर व्यक्ति का जीवन, हम आर्थिक युग में जी रहे हैं, हम तकनीकी टेक्नोलॉजिकल युग में जी रहे हैं। तो हमें अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों से डरना नहीं, हमें तकनीकी या टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। टेलीग्राम आ जाए, इंस्टाग्राम आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, ये ऐप आ जाए, वो ऐप आ जाए, तो देखते हैं उसको यूज कैसे करना है। ठीक है। हम तो उस युग में हैं। तो उसी तरह से तमाम तरह की चीजें बदलाव में हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि हम यहां पर आपको जो भी चीजें प्रदान करेंगे वो बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा का प्रयोग कर दें। उसको हम इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि वो बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और उसके बहुत ज्यादा रिसर्च में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 80% क्वेश्चन करंट बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित होते हैं। करंट बेस्ड इकोनॉमी, समसामयिक अर्थव्यवस्था या समसामयिकी पर आधारित होते हैं। लेकिन उन प्रश्नों को भी तभी आप कर सकते हो जब आप इन बेसिक चैप्टर्स पर कमांड रखते हो। बस कारण ये है। तो ज्यादा आपको इन चैप्टर्स में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना जानना है जिससे उसकी विषय की समझ विकसित हो सके। ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम जब हो रहा है उससे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जो भी आर्थिक घटनाक्रम हुए हैं उससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब उसका बेस क्लियर हो, और वो ये टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नेचर और डेवलपमेंट, ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होगा इकोनॉमी का, जिसके द्वारा हम आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था की समझ को विकसित करेंगे। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन। ठीक। तो इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन में हम, क्योंकि किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में, लेकिन यहां पर हम किसकी स्टडी करेंगे? यहां पर हम लोग नीति आयोग, नीति कमीशन, उससे पहले योजना आयोग, उससे पहले उसके बाद में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिस पंचवर्षीय योजना के लागू रहने के दौरान भारत का वास्तविक रूप से आर्थिक विकास हुआ, स्वतंत्र भारत का आर्थिक विकास हुआ, उसका अध्ययन हम
इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है करेंसी एंड बैंकिंग। दो बातें, व्हाट इज करेंसी, विच टाइप ऑफ करेंसी, ठीक है, करेंसी को कौन वैलिड करता है, ठीक, उस पर हम यहां पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आजकल आप देखिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, देन तमाम तरह की करेंसी की बात आती है, वो सब यहां पे क्लियर होगा। देन बैंकिंग, बैंकिंग हमारे आरबीआई के अंतर्गत जो हमारी एक ऑर्गेनाइज बैंकिंग सर्विस है उसको हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट, जो हमारा ये पूंजी बाजार है, ठीक है, उस पूंजी बाजार को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लोग अक्सर सेंसेक्स धड़ाम से गिरा, उछला, इसको लेकर तमाम तरह के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत आसान भाषा में सेंसेक्स की तुलना करते हुए हम अक्सर क्लासेस होती हैं तो हम सेंसेक्स की तुलना चौकेक्स से करते हैं, अपने चौक मार्केट को उसको हम स्टॉक एक्सचेंज बना देते हैं, तो वहां भी हम लेकर चलेंगे आपको। अभी आपने देखा रिलायंस का इश्यू आया और रिलायंस का जो जियो का और रिलायंस का जो इश्यू आया, जो उसके शेयर आए वो कितने लॉकडाउन पीरियड में, वही तो हम कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा है जहां उस पता नहीं है उसको कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इस लॉकडाउन पीरियड में भी बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें जो है वो की। अभी कल न्यूज़पेपर में आया था कि जो है वो होंडा ने जो है वो 1.5 लाख बाइक सेल की। हमने कहा अरे वाह, ठीक है, तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छी बात है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। जो चीजें चले अच्छा है, प्रोग्रेस हो, हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति जो देश की है वो सही हो, हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर वो कैपिटल मार्केट की बात आई। इसके बाद फिर आती है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये। अपनी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी में क्या क्या चीजें शामिल करती है, जीएनपी में क्या क्या चीजें शामिल करती हैं, ग्रोथ रेट, बार बार जीडीपी ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट ये कम हो रहा है, ठीक है, उन सब का यहां पर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले कुछ टॉपिक्स जो अगले होंगे उन पर आते हैं हम। राष्ट्रीय आय के बाद हमारा जो 6 नंबर का टॉपिक होगा, 6 नंबर का जो टॉपिक होगा उस पर आते हैं। तो इसके बाद जो 6 नंबर टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राजस्व व्यवस्था। इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, भारतीय राजस्व व्यवस्था। इसमें हम लोग जो है वो जितने भी टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे, भारतीय राजस्व व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का औद्योगिक विकास, स्वतंत्र भारत का उससे पूर्व क्षेत्रवार विकास, ये सब हम लोग यहां पर देखेंगे। क्षेत्रवार विकास मतलब हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, आजकल एमएसएमई का बहुत चर्चा में है, तो ये सारा जो है इसके अंतर्गत हम जो है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो भी होगा वो सब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन ट्रेड, आयात निर्यात से संबंधित क्वेश्चन, आयात निर्यात की जो सरकार की नीतियां होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार से संबंधित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी व बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी व बेरोजगारी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है गरीबी की आंकड़े किस आधार पर जारी किए जाते हैं। अभी मैं आज न्यूज में, पेपर में देख रहा था कि ये जो अभी टीचर्स की भर्ती में सुपर टेट के जो क्वेश्चंस में विवाद आया है,
एक क्वेश्चन इस पर भी है, पावर्टी पर भी है कि पावर्टी का निर्धारण इस आंसर आ रहा है, इस बेस पर किया जाता है, स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि इस बेस पर किया जाता है, और उसको अभी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसको रेफर किया, उसको यूजीसी के पास भेजा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसका कैसे निर्धारण होता है, बेरोजगारी के आंकड़ों का कैसे निर्धारण होता है, ठीक है, और वर्तमान आंकड़े क्या हैं, मतलब उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर उनको देखेंगे। और ये चैप्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर्स जो है इनके डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में तथ्यात्मक और जो सिद्धांतिक बिंदु हैं दोनों को ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृषि व संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एरिया, कृषि व संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आप जानते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के साथ फिशरीज, मछली पालन, एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, तो एग्रीकल्चर एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कितना महत्वपूर्ण है। आज हम किसानों के लिए जो नीतियां हैं सरकार की वो भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एमएसपी, जब भी आप देखिए क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि हाँ एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, या किसानों की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार से, तो वो सब यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारे अगले 5 चैप्टर्स आए। अब इसके बाद मैंने 5 चैप्टर्स की और सीरीज बनाई है, यानी 10 चैप्टर ये आपके हो गए। अब 11 to 15 5 चैप्टर्स की सीरीज और है जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, और आपका 7th चैप्टर होगा, मैं शायद 6 नंबर तक मैं गया था। ठीक है, और 6 मैं कह रहा हूं 10 नंबर तक गया था। तो 11th चैप्टर होगा परिवहन व संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, परिवहन व संचार, ये आपका अगला टॉपिक होगा। परिवहन व संचार एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, वाटरवेज हो, तमाम क्वेश्चन हाईवे से रिलेटेड, एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उससे संबंधित जो है जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, 12 नंबर पर आर्थिक संगठन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन व महत्वपूर्ण आंकड़े, इंपॉर्टेंट डेटा, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि जो है चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अगर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आंकड़े, उनके डेटा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड, और भारत में चाहे वो NSSO हो, ठीक है, या फिर इस तरह से कोई भी इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डेटा क्या है, ठीक है, उनकी स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। और ये अगर मैं बोलूं करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और इकोनॉमी में क्वेश्चंस की बात करें तो हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत आते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक को मैं देख रहा हूं, जो अगला टॉपिक है वो है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे व बजट, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जैसे 2019-20, बजट 2020-21, तो ये हम स्टडी करेंगे। ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी उनको देखेंगे। इसके बाद आर्थिक नीतियां व कार्यक्रम,
इस समय आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहां से बहुत से क्वेश्चंस अब डेवलपमेंट जो हो रहा है इकोनॉमी में, क्वेश्चंस का क्रम यहाँ बहुत बढ़ गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। जितने भी चीजें बची होंगी उनको कंसाइज करने की कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, इसके तहत हम। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हम 15 चैप्टर्स की बात करें तो इन 15 चैप्टर्स में इकोनॉमी के बर्निंग इश्यूज जो हैं या बर्निंग टॉपिक जो हैं, जो क्वेश्चंस जहां से ज्यादा हिट होते हैं, उनको हम ऑनलाइन मीडियम के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सामान्य व सरल शब्दों में इनको हम आपके सामने लाएंगे। और आप अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। आप बस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और बहुत सारे बुक्स या बहुत सारी चीजों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमी में अगर हम अच्छी बुक्स की बात करें तो दत्त एंड सुंदरम, रुद्रदत्त व सुंदरम की बुक आती है, ठीक है, मिश्रा व पुरी की बुक आती है, ठीक है, रमेश सिंह की बुक आती है, तो ऐसी कई बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, और आप उनको पढ़ सकते हो, एज अ रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन एक सबके लिए जो कंटेंट है वो इकोनॉमी में अगर आप रोज पूछो तो सबसे अच्छा कंटेंट अगर हमेशा से रहा है, आज से नहीं, ये 2500 साल के कंपटीशन में रहा है, वो प्रतियोगिता दर्पण के जो अतिरिक्तांक आते हैं, एक्स्ट्रा इशू आते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज आता है, लेकिन उसका सबसे अच्छा इशू जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इंडियन इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा हिट रहा है, मतलब किसी भी सिविल में या किसी भी एग्जाम में, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स उसको जरूर लेते हैं, वो हर साल रिवाइज होके आता है क्योंकि करंट अपडेट होता है उसमें, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी लास्ट में काफी संख्या में होते हैं। तो सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरा कंप्लीट उसका संस्करण होता है प्रतियोगिता दर्पण का, वो काफी मोटी साइज का होगा, उसको वो ले ले और उसी का एक संक्षिप्त संस्करण, मतलब ब्रीफ में, थोड़ा डिटेल में होता है सिविल के लिए और ब्रीफ में होता है अदर एग्जाम्स के लिए, वो थोड़ा सा पतला सा मैगजीन साइज का होता है, जिस प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन होती है उस साइज का होता है, थिकनेस उसकी उतनी होती है। तो उसको जो है एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको ले ले, ठीक है। अगर आपके पास पहले से है तो आप चिंता मत करिए, वही पढ़िए, आपके जो डेटा होंगे वो मैं अपडेट करा दूंगा, जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनके डेटा उसको फिर से लेने की आवश्यकता, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि डेटा ऑलरेडी हम आपको चैप्टर वाइज अपडेट कराएंगे। और उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अतिरिक्तांक आता है, एक्स्ट्रा इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ठीक है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उसको आप कर सकते हैं। बाकी जो बुक्स का रेफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, इकोनॉमी में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़ना ही है तो दत्त सुंदरम, रमेश सिंह या मिश्रापुरी, जो भी आपको बुक लगती है कि हम इसको कवर कर लें तो आप उसको कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, मैं बार बार ये बता रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो करंट बेस होते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जो इकोनॉमिक्स वाले भी नहीं कर पाते। उन कुछ क्वेश्चंस के लिए, उन 2-4 क्वेश्चंस के लिए आप अपना कितना टाइम बर्बाद कर दोगे। आपने ज्योग्राफी का टाइम बर्बाद कर दोगे, आपने आप हिस्ट्री का टाइम बर्बाद कर दोगे, आपने पॉलिटी का, अपने साइंस का टाइम बर्बाद कर दोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए जीएस के और 20 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए। अब 20 क्वेश्चन अगर इकोनॉमी से आए तो अगर आपने 20 में 12, 14, 15, 16 कर लिया ना, तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम कर लिया। 12 कर लिया तब भी, 14 कर लिया तब भी आपने मैक्सिमम कर लिया। अब कुछ लोग क्या होते हैं, नहीं ये भी आता है, डिमांड एंड सप्लाई से वाला क्वेश्चन आया था वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब आप उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, फिर वो इकोनॉमिक्स में चला गया बंदा। तो इतना आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको जीएस में बहुत कुछ तैयार करना होता है। आपको मैक्सिमम देखना है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट सिलेक्शन लेना है। आपका टारगेट ये नहीं है कि हम उस सेक्शन में मैक्सिमम कर गए और दूसरे में नहीं कर पाए और नहीं हुआ, तो क्या फायदा। जैसे एग्जाम होता है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जो टफ वाला क्वेश्चन था ना तो मेरा सही हुआ, जो किसी का सही नहीं हुआ वो मेरा सही हुआ। पता लगा उसके बाद, पता है, जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन था वो महोदय गलत करके चले गए, रिजल्ट आया उनका नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा तो टफ वाला सही हुआ था। हाँ, टफ वाला सही तो हुआ था। तो उसके बाद वो दोष किसको देते हैं? सिस्टम को दोष देते हैं, आयोग को दोष देते हैं। ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। अच्छा क्यों? तुमसे पूछ के पूछेगा कोई? भाई सीधी सी बात है, उनका अपना प्लानिंग है। तो इसलिए बच्चों, आपको मैक्सिमम करने का ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें जो है वो मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम? जो रिजल्ट देने वाला मैक्सिमम। ठीक है, 100% नहीं करना है आपको। 100% तो जो हुआ वो गया, 100% तो कभी सोचो ही मत। ठीक है, तो इस बात को मैं हमेशा सचेत करता हूं, इसके लिए बताता हूं। दूसरी बात ये और बता दूं मैं इंपॉर्टेंट, कि अब हमारे मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के जो वीडियोस होंगे वो सिर्फ हमारे दिशा के कैंडिडेट्स जो हमारे सिस्टम से रेगुलर जुड़े हुए हैं वही देख पाएंगे। ठीक है, अब हमारे ये वीडियोस हम पब्लिक, फ्री में पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारे दिशा परिवार के सदस्य ही देख पाएंगे। और जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे बच्चे जो है उनकी मेंटलिटी क्या है, हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको हम उस वे में लेकर चल पाते हैं। तो हम और ज्यादा ओरिजिनल तरीके से, ठीक है, और ज्यादा वास्तविक रूप में हम आपके सामने उस चीजों को प्रेजेंट करें। ठीक है, तो चाहे अब मैथ्स का वीडियो होगा, चाहे कुछ भी होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कल हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की कि बहुत सारे वीडियोस जो है, हमें व्यूज से क्या लेना देना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के व्यूज बहुत हैं, लेकिन अब उन व्यूज में जो है हमें एक्सटर्नल व्यूज जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पर तमाम निगेटिव लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं, तो ऐसे लोगों से हमें क्या लेना देना है। ठीक है, और जो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है हम उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तो एडिशनल जो है, हमने कहा कि चलो भाई उन बच्चों को भी जो लोग उसको करना चाहें, ठीक है, तो अभी तक उनको जो भी फैसिलिटी मई तक मिलनी थी वो मिल चुकी। ठीक है, अभी तक वो एंजॉय कर चुके। अब अगर वो चीज प्राप्त करनी है तो हमारे सिस्टम के तहत ही वो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो उसका प्रॉपर, तो आप जो है अब जो वीडियो जाएंगे उसके व्यूअर्स अगर व्यूअर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो आपको वैसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपको ये समझ लेना है कि सिर्फ दिशा के जो बैच वाइज जो स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए है और वही वो वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं में से लोग देख रहे हैं। तो उससे हम मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी कर पाएंगे कि हमारे कितने कैंडिडेट्स एक्टिव हैं, क्योंकि अभी तक तो एक्सटर्नल पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, तो उससे हमारे अपने कैंडिडेट्स जो है उनको हमें मॉनिटरिंग करने में दिक्कत हो रही थी। तो हमें अपने कैंडिडेट्स की मॉनिटरिंग करनी है, इसलिए हमारा जो है पूरा उद्देश्य ये होगा कि दिशा परिवार के कैंडिडेट्स जो है उसको एंजॉय करें, और अगर किसी को हमारे परिवार में शामिल होना है तो उसका स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक था भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय व विकास। उस परिचय में हम स्वरूप को जानेंगे, नेचर को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पर हम आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप व विकास, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उससे पहले मैं आपको सामान्य बातों में समझाता हूं कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, हमारे अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक लाइन में बहुत आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप या नेचर कैसा है, मिश्रण है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेचर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसका मिश्रण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी में क्या पूंजीवाद है और क्या समाजवाद है, अगर हमने ये समझ लिया तो बस हम समझ जाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, वर्ल्ड के एस्पेक्ट में अगर हम जाएं तो इसका मतलब हुआ कि अगर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ती है। कुछ ऐसे देश या बहुत से ऐसे देश जहां पर क्या होगा, पूंजीवाद होगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। कुछ ऐसे देश होंगे जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी, और कुछ ऐसे देश होंगे जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। मतलब अगर ए मान ले इसको, बी मान ले इसको, तो यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें पूंजीवाद, सबसे पहले अगर आधुनिक युग में जो इकोनॉमी आई है, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है आधुनिक युग में, मॉडर्न एरा में। ठीक है, बहुत सच्चे, बहुत ब्रीफली मैं आपसे बात बता रहा हूं। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था आई है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपने सुना होगा कि यूरोप में बौद्धिक क्रांति हुई, और बौद्धिक क्रांति के बाद जब नए नए यंत्रों का, नए नए इक्विपमेंट का डेवलपमेंट हुआ, मशीनों का विकास हुआ, भाई जब बहुत बुद्धि आई, बुद्धि का विकास हुआ, पढ़ाई लिखाई का विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि उससे पहले लोग चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, पहले क्या करता, सब कुछ किस पर निर्भर था, एग्रीकल्चर, और कुछ भी नहीं था, कृषि पे ही सब कुछ निर्भर था। सामंतवादी व्यवस्था थी, पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतों का साम्राज्य था, राजा महाराजा जमींदार यही सब हुआ करते थे, साहूकार ऐसे लोग हुआ करते थे। तो ऐसे में जब बौद्धिक क्रांति आई तो नए नए इक्विपमेंट डेवलप हुए और नई मशीनों का विकास हुआ, और जब नई मशीनों का, नए नए इक्विपमेंट का विकास हुआ तो बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाइयां स्थापित हुई, प्रोडक्शन यूनिट स्थापित हुआ। आज आप अगर पुरानी तकनीक के आधार पर कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री बनाओ तो आप हो सकता है वहां से एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाओ। हाथ से सिलाई हो रही है, हो रहा है, 100 यूनिट प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर आप मॉडर्न सिस्टम से अगर बनाओ तो हो सकता है कि वहां से एक दिन में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लोगे तो 10,000 यूनिट पर डे आप प्रोडक्शन करने लगोगे। होता है कि नहीं? आज हम तकनीक की बात कर रहे हैं कि अगर हम तकनीक का प्रयोग कर दें तो उत्पादन तेजी से बढ़ जाता है। वो किसी भी चीज में हो, किसी भी उद्योग में हो, किसी भी कार्य में। तो उस समय यही हुआ कि जब बौद्धिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाइयों का विकास हुआ और जो प्रोडक्शन यूनिट बनी, प्रोडक्शन सेंटर बने, जब उन्होंने प्रोडक्शन सेंटर बड़े बन गए, प्रोडक्शन होने लगा और वो प्रोडक्शन सेल होने लगा, वो प्रोडक्ट सेल होने लगा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट सेल होने लगा, तो एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग। लाभ जिसको मिला, प्रॉफिट जिसको मिला, वो पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्टिक क्लास हुआ। भाई उसी समय यंत्रों का विकास हुआ। एक यंत्र बना जो दिशा सूचक यंत्र था। दिशा, उचित दिशा की बात हमेशा की गई। उसी उत्तर में जाना है तो उत्तर, पूरब में जाना है तो बड़े बड़े शिप लेकर, प्रोडक्ट लेकर चल दिए व्यापारी। कोई वास्को डिगामा की तरह चल दिया, कोई कोलंबस की तरह चल दिया, कहीं ना कहीं कोई यात्री चल दिया, ठीक है। और उन यात्रियों ने नए नए क्षेत्रों का, नए नए कौन से क्षेत्रों का? मार्केट, बाजार क्षेत्रों की खोज की। क्योंकि जब उनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हुआ, वो क्यों निकले दूसरे देशों की ओर? घूमने नहीं आए थे, वो घूमने नहीं आए थे, समुद्र में घूमने नहीं जा रहे थे। उनको आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम थी, जैसे आज कम है, वहां पे कम थी। प्रोडक्शन जो हुआ, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की, ऐसे बड़े क्षेत्रों की जरूरत थी। तो उन्होंने उसकी खोज में वो निकले और तमाम ऐसे क्षेत्रों की खोज हुई और उसके बाद फिर व्यापार और तेजी से बढ़ा। और उसके बाद वहां पर जो पहले से सामंत वर्ग था, उसकी तुलना में कौन सा वर्ग आ गया? पूंजीपति। सामंत वो जिसके पास जमीनें थी, और पूंजीपति कौन? जिसके पास कैपिटल, जिसके पास कैश, जिसके पास करेंसी थी। उस करेंसी के आधार पर खड़ा हुआ वो पूंजीपति वर्ग, और उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया। अब वो थ्योरी क्यों लेकर आए? इसके पीछे भी कारण, क्योंकि उस समय यूरोप में जो राज व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक मोनार्की सिस्टम था, उस पर प्रभाव किसका था? सामंतों का था, जमींदारों का था। क्योंकि उस समय जो राजा होता था, उसका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू होता था वो भू राजस्व होता था, लैंड रेवेन्यू होता था। तो जब इस पूंजीपति वर्ग जो नया उभर रहा था, ठीक है, आप अगर अभी इसकी तुलना हम पुरानी फिल्मों से करें, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा गांव में जमींदार ठाकुर, हमेशा पिक्चरों में जो है वो ठाकुरों के बुरे काम ही दिखाए जाते हैं। कभी कभी अच्छा भी दिखा देते हैं, सूर्यवंशम वगैरह अच्छी चीज भी दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है, ज्यादातर पुरानी फिल्मों में आप देखिए तो ठाकुर मतलब विलेन। तो ऐसा, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े काम भी किए लेकिन वो कम दिखाते हैं, उनको उसका मतलब विलन दिखाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों पक्ष रहे हैं, विलन रहे ऐसा नहीं, जब दिखाया जा रहा तो रहे भी होंगे, लेकिन हाँ पॉजिटिव भी रहा है ऐसा भी, तो उसको भी दिखाना चाहिए, तो अच्छी बात है, दिखाते भी है, ऐसा नहीं है। ज्यादा पक्ष क्या था? ठाकुर मतलब विलन, और विलन की तरह उसको दिखाते थे। जमींदार वो लोगों पे शोषण कर रहा, किसानों को शोषण कर रहा, ठीक है। वहीं से कोई एक गरीब व्यक्ति, और अक्सर दिखाया जाता है कि वो गरीब व्यक्ति जो है शहर गया, उसने पढ़ाई करी, एमबीए किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया संघर्ष करके, और फिर बड़ा आदमी बन गया, पूंजीपति बन गया। अब पूंजीपति वो बना, उसमें और किसमें संघर्ष हो गया? सामंत जो जमींदार है, उन दोनों में संघर्ष हो गया।
और अब पूंजीपति क्या चाहेगा कि इस जमींदारी व्यवस्था से, इस सामंत व्यवस्था से हम फ्री हों। और जो सामंत होगा वो क्या चाहेगा, इनको अपने कब्जे में करके रखे। तो ऐसा ही संघर्ष उस समय यूरोप में आया जब पूंजीपति वर्ग उभरा। तो सामंतों को लगा कि हमारी सत्ता तो जाने वाली है, और पूंजीपति वर्ग ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो सिद्धांत दिया उसे कहा गया पूंजीवाद। इसको उदारवाद भी कहा जाता है, लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो ये पूंजीपतियों ने जो है उस समय सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो जानते थे कि समाज जो है, सामंत जो है वो प्रभाव में है किसके, राजतंत्र। राजतंत्र उनके प्रभाव में चल रहा है, राज्य उनके प्रभाव में है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। इकोनॉमी किससे स्वतंत्र होनी चाहिए, राज्य से स्वतंत्र। अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए। राज्य को इकोनॉमी में, राज्य मतलब गवर्नमेंट, राज्य को इकोनॉमी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसको इंग्लिश में लेजिस्फेयर थ्योरी कहा गया। लेजिस्फेयर, कोई इंटरफेरेंस नहीं, हम फ्री इकोनॉमी डेवलपमेंट करें। क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि राज्य किसके नियंत्रण में था, सामंतों के। वो नया वर्ग अपनी थ्योरी लेकर आया। इसने कहा कि अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होनी चाहिए, लाभ पर आधारित होनी चाहिए। प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस सेक्टर को बंद कर दिया। आज क्या हो रहा है, यही है पूंजीवाद। कैपिटलिज्म जो है हमेशा प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है। वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। आज क्यों आप देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, प्राइवेट करने की बात की जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो सरकारी कर्मचारी जो है उसका विरोध करता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण, अन्य कारण है बट एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट की है, अगर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है और उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उस सेक्टर में वही काम करेगा जो फिट होगा, अन्यथा बाकी को निकाल दिया जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता की आधार पर ही यहां पर निर्धारण होगा। तो योग्यता के आधार पर परजीविता निर्धारित होगी, ये पूंजीवाद ने कहा। ठीक है, कैपिटलिज्म ने जो है पूरी तरह से इसका मानना था पूरा बैंकिंग सिस्टम स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में स्वतंत्रता। तो उस प्रकार की जो पूंजीवादी सोच थी उसके आधार पर ये अर्थव्यवस्था की बात की गई। अब भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे पूंजीवाद है, अभी हम उस पर आते हैं। हम अभी ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं। अगर हम बात करें समाजवाद की तो इसके विरोध में ये है, समाजवाद जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये कहता है कि राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ये कहता है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। ये कहता है अहस्तक्षेप की नीति, ये बोलता है हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये कहता है लाभ आधारित, ये बोलता नहीं कल्याण आधारित, वेलफेयर आधारित। ये कहता है लाभ आधारित अर्थव्यवस्था, ये कहता है
वेलफेयर आधारित। ये व्यक्तिगत लाभ की बात करता है, पर्सनल प्रॉफिट की बात करता है, व्यक्तिगत लाभ की बात करता है। और ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात करता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत हित की बात करता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो क्लास है वो सभी बैच को कंबाइन करके, सभी बैच को कंबाइन करके, कोई सोच रहा होगा इकोनॉमी हमने पढ़ा हुआ है, कोई सोच रहा अरे हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ा हुआ है, पर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक आपको पढ़ना है, इसी में आपका हित है। हम किसी व्यक्तिगत हित के आधार पर नहीं चल रहे। लेकिन ये पूंजीपति जो है, ये उद्योगपति जो है, वो पर्सनल उसका हित हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है। यहां क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए। ऐसी नीतियां होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम का प्रॉफिट हो, चाहे वो लोन से संबंधित हो, चाहे योजनाओं से हो, सामाजिक विकास से हो, वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि पूंजीवाद का जन्म कब हुआ, बौद्धिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हुआ और विश्व के अधिकतर देशों में पूंजीवाद का प्रभाव गया, और उसी आधार पर आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और किसके विरोध में वो व्यवस्था आई, तो सामंतवाद के विरोध में वो व्यवस्था आई, और सामंतवाद का राज्य पर नियंत्रण था, इसलिए इन्होंने कहा राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, आहस्तक्षेप की नीति, नो एग्जिस्टेंस लेजिस्फेयर पॉलिसी, नो इंटरफेरेंस। ओके, लाभ आधारित, पूरी तरह से प्रॉफिट बेस्ड, व्यक्तिगत लाभ के आधार पर, पर्सनल प्रॉफिट के आधार पर। अब अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये क्यों आई? जब ये पूंजीपति वर्ग उभरा, कैपिटलिस्टिक क्लास आया, तो कैपिटलिस्टिक क्लास जो है वो केवल 2%, आज भी 2%, मैक्सिमम 2%, 98% उससे अलग वाले थे। तो किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट था वो कौन प्राप्त कर रहा था, वो 2%। बाकी सारे लेबर्स या सारे जो लोग थे वो उसका कोई प्रॉफिट नहीं प्राप्त, काम करें बट प्रॉफिट उसका प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में फिर उस वर्ग ने इसका विरोध प्रारंभ किया। किसका? पूंजीवादियों का। पूंजीवादियों को लगा कि अरे ये तो हमारा विरोध करेंगे तो हमारी व्यवस्था तो चल ही नहीं पाएगी। और तब तक, जब तक इसका प्रादुर्भाव शुरू हुआ, तब तक एक और परिवर्तन आया राजनीतिक रूप से। क्या आया कि सत्ता में पूंजीवाद का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था। जैसे आज भारत की सत्ता में पूंजीवादियों का प्रभाव है कि नहीं? रिलायंस, टाटा, अडानी, तमाम जैसे लोगों का प्रभाव है कि नहीं? इसको कोई नकार सकता है? है प्रभाव। आज नहीं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, प्रभाव रहा। तो अब जब उनका प्रभाव आ गया तो उन्होंने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके बाद थ्योरी कोई आती है तो हमें कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभाव आ गया। अगर हमारा राज्य में प्रभाव आ गया और हम ही उस 98% सोसाइटी को खुश करने के लिए हम थ्योरी लेकर आते हैं, समाजवाद, और उसमें क्या कर दिया उन्होंने? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कितनी चालाकी से, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। राज्य जब हम जब राज्य में आ गए तो हमारे नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था में समस्या क्या है? चलेगा, ठीक है। खुश कौन हो गया? वो 98% कि अब तो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगी, स्टेट हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी यूरोप में इसका भी प्रादुर्भाव होता है, उसी यूरोप में इसका भी प्रादुर्भाव होता है। और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं
जहां पर समाजवाद का व्यापक प्रभाव उस समय हुआ, हालांकि बाद में इसका प्रभाव कम हो गया। तो राज्य नियंत्रित स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी मतलब स्टेट का इकोनॉमी, पॉलिसी, अन्य चीजों में इंटरफेरेंस होगा। अभी हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे है, ठीक है, वो भी दिखेगा। कल्याण आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इनको भी बताया गया कि भाई जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण नहीं होगा, आप 2% लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल आज अर्थव्यवस्था में जब बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये कहा जाता है कि लोगों की जब तक क्रय शक्ति नहीं होगी, किसी के उद्योग का विकास होगा, तो लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना, ये सबका उद्देश्य होता है। तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब वो परचेज करेंगे तभी तो वो 2% उद्योगपति उसका लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो आप उत्पादन करके बैठे रहो, ठीक है। तो राज्य का हस्तक्षेप कल्याणकारी परियोजनाओं के द्वारा, कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था यानी प्रॉफिट, आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं वेलफेयर, और वेलफेयर के आधार पर अगर हमें नुकसान भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज रेलवे का संचालन हो रहा है, कई सालों से रेलवे घाटे में है, फिर भी संचालित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल्याण हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में होता, अभी देखिए आप प्राइवेट सेक्टर की कई ट्रेनें चली, वहां वो अगर उनको लॉस होगा वो नहीं चलाएंगे, वो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, चाहे तेजस हो या कोई भी ट्रेन, ठीक। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, ये सिद्धांत होता है समाजवाद का। ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित शामिल होना चाहिए हमारी नीति, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम आज की बात करें वर्तमान में, तो विश्व के ज्यादातर देशों में, सभी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ज्यादातर देशों में कौन सी व्यवस्था है? पूंजी। चाइना, चीन, रूस, भारत में कुछ हद तक अब समाजवाद, ऐसे देशों में कुछ हद तक समाजवादी नीतियां दिखाई पड़ती हैं, बट इन देशों में भी अब ज्यादा प्रभाव किसका हो गया है? पूंजीवाद का। ये आप आगे देखो। इसका मतलब कि वर्तमान में अगर कहा जाए कि विश्व के विभिन्न देशों में वास्तविक रूप से दो ही प्रकार की अर्थव्यवस्था मिल रही है, या तो पूंजीवादी या मिश्रित। ये अब किसी भी कंट्री में हम ये नहीं कह सकते कि वो समाजवादी देश है, जैसा कि एक समय चाइना था, रूस था, ये कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री सोशलिस्टिक है, क्योंकि वहां भी कुछ ना कुछ फीचर्स इसके लिए गए, क्योंकि सबको मालूम है बिना लाभ के कल्याण नहीं हो सकता। बिना लाभ के कल्याण नहीं हो सकता। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वेलफेयर नहीं किया जा सकता। आप अपनी दिशा परिवार के सिस्टम को ही देख लो। हम अगर इस सिस्टम को आज चला पा रहे हैं तो ये बस कुछ बच्चों के द्वारा दिए गए सहयोग का नतीजा है, जो प्रॉफिट के रूप में वो दे रहे हैं और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो कैसे कोई सिस्टम चल पाता? कोई सिस्टम नहीं चल सकता। सीधी सी बात है, चाहे वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो। आज इतने कोरोना इफेक्ट होने के बाद 2 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को ओपन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार की व्यवस्था कैसे चलेगी? सब कुछ बंद कर देंगे, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा तो सिस्टम चलेगा कैसे? लोगों का जीवन कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये बात सभी ने समझ ली, ये बात सभी कंट्री को समझ में आ गई। रूस जैसे ताकतवर देश को भी समझ में आ गया, चाइना जैसे देश को समझ में आ गया कि बिना प्रॉफिट के हम वेलफेयर नहीं कर सकते। इसीलिए विदेशी कंपनियां जितना आना हो आओ, प्रोडक्शन करो। आज चाइना की हालत क्यों खराब है? क्योंकि विदेशी कंपनियों को उसको डर है कहीं वापस ना चले जाए। ठीक है, तो सारा समाजवाद रखा रह जाएगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, समाजवाद सिर्फ आदर्श का नहीं होगा, व्यवहारिक होगा। आदर्शों से काम नहीं चलता है,
जब तक व्यवस्था नहीं होगी। मैं जब क्लास में आपको एग्जाम्पल देता हूं तो बताता हूं कि अगर एक क्लास में 200 लोग बैठे हुए हैं, अगर 200 बच्चों में जो है जो कैपेबल हैं, जो सक्षम हैं, अगर 180, 170, 160 बच्चे फीस जमा कर रहे हैं तो 20-30 बच्चों को लेकर बहुत आसानी से चला जा सकता है, बिना पैसे के उनको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि 20-30 बच्चे फीस जमा कर रहे हो तो 150 का कल्याण नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, उस सिस्टम को चलाना मुश्किल। लेकिन उसकी समझ होनी चाहिए, जब तक वो समझ नहीं होगी तब तक। तो ये हर एक देश ने इसको समझा कि जब तक लाभ नहीं होगा तब तक हम कल्याण नहीं करेंगे। आज हम क्यों यहां भी प्राइवेट सेक्टर को ले आओ, यहां भी प्राइवेट सेक्टर को ले आओ, ऐसा क्योंकि पता है कि अभी तक हम वेलफेयर, वोट की राजनीति करते रहे, वेलफेयर करते रहे, और जिसके कारण क्या होता है आज भी आप देख लीजिए। आज वेलफेयर की पॉलिसीज के कारण बहुत सारे व्यक्ति जो है वो कार्य क्षमता होते हुए भी कर्तव्य विहीन होते जा रहे हैं, कुछ काम नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो वेलफेयर की पॉलिसी उनको क्या बना रही, उनको काहिल बना रही, उनको कर्तव्य विहीन बना दे रही। ठीक है, और जब तक उसको जो है कार्य के बदले काम पैसा नहीं वाला सिद्धांत नहीं होगा तब तक वो उसी तरह से। ठीक है, तो बच्चों अब इसके आगे चलते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि क्या पूंजीवाद है और क्या समाजवाद है। ठीक है, कौन से फीचर्स ऐसे हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को हम बात कर रहे हैं अभी। अगर हम स्वरूप को देखते हैं तो मैंने आपसे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का नेचर कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो चीजों का मिश्रण किया गया है। पहला पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और दूसरा समाजवाद। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या फीचर्स हमें पूंजीवाद के दिख रहे हैं, हम यहां आएंगे, और समाजवाद के क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं वो हम यहां देखेंगे। ठीक है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर हम किसी भी ऐसी नीति की बात करें जो अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र करती है तो किससे संबंधित होगी, वो पूंजीवाद से संबंधित होगी। जो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण करती है, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप करती है, वो किससे रिलेटेड होगी, समाजवाद से संबंधित होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो राज्य नियंत्रित दिखाती हैं या राज्य का हस्तक्षेप दिखाती हैं, राज्य का इंटरफेरेंस। ठीक है, वो किसमें आ जाएगा, समाज में। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो राज्य से अर्थव्यवस्था को फ्री करती हैं, वो किसमें आ जाएंगी, पूंजीवाद। तो हमें ऐसे फीचर्स देखने हैं जो फीचर्स राज्य को जो है अर्थव्यवस्था को राज्य से स्वतंत्र करते हो, इकोनॉमी को स्टेट से फ्री करते हो, वो किससे रिलेटेड होंगे, पूंजीवाद से। जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस मुक्त प्रणाली, लाइसेंस फ्री सिस्टम, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो सीधे लाइसेंस मुक्त प्रणाली कर दिया गया, वहां पर ये इससे संबंधित है। इसके बाद निजी बैंकिंग व्यवस्था, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम, हमारा ये पूंजी की व्यवस्था है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो पूंजीवाद का उदाहरण है, क्योंकि जो भी समाजवादी देश होगा वो पूरे पूंजी सिस्टम को, कैपिटल सिस्टम को अपने अंडर में रखता है। इंडिया में भी ऐसा था, 1991 के पहले सब गवर्नमेंट सिस्टम था। लेकिन क्या हुआ, बड़े बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आज पूरा पूरा मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कोई भी चीज दिख रही है
तो कहीं ना कहीं जो है वो उसके अंतर्गत है। इसके बाद निजी उद्योगों की स्वतंत्रता। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दिया गया है, लिबरल हुआ है सिस्टम, कोई ज्यादा इंटरफेयर ना करे। आपने देखा होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए, ये इंटरफेरेंस होता था, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कोशिश की गई। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। इसका एक यहां पर आता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज किया है। 1991 के बाद ये आया। आगे हम जब अर्थव्यवस्था का विकास बताएंगे तो उसमें इस पर आएंगे। तो लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर जो घाटे में चल रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, आयात निर्यात की छूट देना, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक, वो इसके अंतर्गत की गई। ठीक है, FDI पॉलिसी या नीति। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो। अभी सबसे नवीनतम हुआ डिफेंस सेक्टर में, कभी ऐसा नहीं हुआ था। 74% FDI हो सकता है। रक्षा क्षेत्र जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, उस सेक्टर में भी FDI लिमिट को 74% तक कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां 100% FDI, मतलब अब विदेशी कंपनी पूरी तरह से भारत में आकर और जो भी उस तरह के औद्योगिक कार्य है उसको करना है, स्वतंत्र रूप से वो कर सकती है। ठीक है, विनिवेश नीति, ये सब आगे और एक्सप्लेन होगा। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिया में, विनिवेश नीति, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अभी मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत ही होता है। ऐसा उद्योग, ऐसी इंडस्ट्री सरकार की, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की ऐसी इंडस्ट्री जो घाटे में चल रही है, इस पॉलिसी के अंतर्गत है कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, मतलब सरकार उसे प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, उसके शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। और ज्यादा एक्सप्लेन होगा जब ये हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार कोई इंडस्ट्री लगाती है तो इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट को अगर प्राइवेट सेक्टर को बेच रही तो क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये हम इसी के अंतर्गत पूंजीवाद का प्रभाव, पूंजीवाद, क्योंकि समाजवाद कहेगा सरकार इन्वेस्टमेंट करे, निवेश नीति लाए, पूंजीवाद क्या कहेगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से एक पॉलिसी और है, जैसे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक फ्री जोन की तरह है, जहां पर स्थापित होने वाली कंपनी स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है, वहां सामान्य रूप से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये वो पॉलिसीज या वो चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, पूंजीवाद है, अर्थात राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के कुछ प्रावधान हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था राज्य से स्वतंत्र है। लाभ आधारित अर्थव्यवस्था के प्रावधान हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये पूंजीवादी प्रावधान है। अब अगर हम समाजवाद की बात करें, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसका पहला सिद्धांत है। तो ऐसे प्रावधान, हमारी इकोनॉमी के ऐसे प्रोविजंस जो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण दिखाते हैं, जो इकोनॉमी में राज्य का हस्तक्षेप दिखाते हैं, उसे हम कहेंगे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल
लाइसेंस प्रणाली। अभी भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहां पर लाइसेंस प्रणाली है, लाइसेंस सिस्टम कंपलसरी है। हालांकि लाइसेंस मुक्त हो गया ज्यादातर क्षेत्र, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र है जहां लाइसेंस लेना, इसका मतलब स्टेट, लाइसेंस कौन देगा? स्टेट कंट्रोल पूरा, ठीक है। सरकारी संस्थाओं का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण। मैंने क्या कहा? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। तो सरकारी संस्थाओं का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम है उसका हमारी इकोनॉमी पर नियंत्रण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आरबीआई। सारे, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे निजी कोई भी ग्रामीण बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सबको किसके अकॉर्डिंग चलना है? आरबीआई रूलिंग। कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक, ठीक है, आरबीआई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सारा पूंजी बाजार, पूरा कैपिटल मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सेबी, ठीक है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सारे इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। TRAI, ट्राई। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, चाहे जहां की मोबाइल कंपनी अगर भारत में सेवा दे रही है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? ट्राई। ट्राई उसके रेगुलेटरी, ट्राई उसके नियम निर्धारित करता है। ऐसे ही तमाम हमारी जो है एजेंसीज हैं, चाहे वो एयरलाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मानक निर्धारित करने से रिलेटेड हो, ठीक है, मेजरमेंट मानक से निर्धारित करने से रिलेटेड हो, ठीक है। फूड प्रोडक्ट पे आप देखिए ग्रीन सिंबल होता है, रेड सिंबल होता है, जो भी चीजें हैं वो सब की सब हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका मतलब कि वो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी इकोनॉमी में एक और नीति है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अगर सरकार किसी भी प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दे, राष्ट्रीयकृत कर दे, तो ये क्या हुआ भाई? सीधी सी बात, पूंजीवाद हुआ कि समाजवाद? समाजवाद। स्टेट ने उसको कवर कर लिया, स्टेट ने उसको एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। और हमारे जितने भी प्राइवेट बैंक, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं आज की डेट में, वो सब के सब पहले प्राइवेट बैंक थे, सब के सब प्राइवेट बैंक थे। सबको एक्वायर करके उसे पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर किया गया, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घोषित किया गया, उसे नेशनलाइज बैंक कहा गया। चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, ठीक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, सब प्राइवेट बैंक थे, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइवेट बैंक। तो ये कहीं ना कहीं समाजवाद है। पूंजीवाद में ऐसा नहीं कर सकते, समाजवाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सरकार का हस्तक्षेप हो गया ना इकोनॉमी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, आज एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है, भेल, जो भी कंपनियां, इंडियन रेलवे, ठीक, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, हमारे जितने कोर सेक्टर हम देखते हैं, बहुत सारा कोर सेक्टर आज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के रूप में है। तो सरकार के द्वारा स्थापित किए गए उद्योग किसका संकेत करते हैं? इन उद्योगों की स्थापना प्रॉफिट एंड वेलफेयर के आधार पर की गई है। प्रॉफिट एंड वेलफेयर, मैंने कहा रेलवे
ट्रैक घाटे में है फिर भी चल रहा है, क्योंकि उससे वेलफेयर है। अगर वो इससे जुड़ा होता तो बंद कर दिया गया होता, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया होता। ठीक है, एक आध और देखते हैं। तो सरकार के द्वारा समानता पर आधारित योजनाएं, बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? समाज में समानता लाना। जो फिट नहीं है उसे भी हेल्प करके उसे ऊपर की ओर। यहां पर क्या है, मैंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की जाती है। ठीक है, तो वेलफेयर पर आधारित, कल्याण पर आधारित तमाम ऐसी नीतियां हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लागू करती है। चाहे वो अनुदान देना, लोन देना, तमाम चीजें हैं, तो वो किसके आधार पर है? वो समाजवाद के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों आपको ये देख कर एक बार फिर से लग रहा होगा कि ये जो कैपिटलिज्म है, ये पूंजीवाद है, ये पूरी तरह से इसमें स्वतंत्रता की मांग की जा रही है। ये ऐसा क्यों? हमें हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हमें स्वतंत्र तरीके से करने दिया जाए, नो इंटरफेरेंस, कुछ भी ना, ऐसी पॉलिसी लाओ जिसमें हम फ्री हो सके। यहां क्या है? समानता, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समानता मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, तो ये समानता पर आधारित, इक्वलिटी पर आधारित होती है। ठीक है, ये प्रॉफिट की बात करते हैं, ये वेलफेयर की बात करते हैं। अगर हम दोनों की बात यहां पर देखें तो लाभ व कल्याण। अगर आज हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रॉफिट एंड वेलफेयर, स्वतंत्रता इधर है और समानता इधर है, तो स्वतंत्रता व समानता। ठीक है, लिबर्टी। ठीक, तो हमारी अर्थव्यवस्था कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमें यह पता है कि वो कल्याण बिना लाभ के नहीं हो सकता। हमारी अर्थव्यवस्था समानता आधारित है, लेकिन उसमें हम स्वतंत्रता भी देंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां वो स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये आज के लेक्चर में, क्योंकि अभी आपका वीडियो काफी जब लंबा हो जाता है तो आपको देखने में, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं इसको। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम इकोनॉमिक प्लानिंग जो चैप्टर है, आर्थिक नियोजन, तो उसी के साथ उसको हम ले लेंगे। ठीक है, आज हम आपका जो टॉपिक है उसको यहीं पर रोक रहे हैं। और आज के टॉपिक का जो उद्देश्य था या है वो बस यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कैसे पूंजीवादी प्रावधानों को लिया गया है और कैसे समाजवादी प्रावधानों को लिया गया है, ये आपके दिमाग में फीड हो जाए, इसकी समझ विकसित हो जाए, और जब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी काम करती है, ठीक है, तो आपको ये तुरंत पता चल जाए कि हाँ, ये तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ये सोशलिज्म से रिलेटेड है, ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। आपको रटना ना पड़े, आपके अंदर समझ विकसित हो जाए कि ये इससे रिलेटेड है। अगर कल को एक न्यूज आए कि सरकार ने जो है वो एक्सिस बैंक को एक्वायर किया, सपोज दैट, ठीक है, और उसे पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर किया, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक डिक्लेयर किया, तो आप समझ जाएं तुरंत ये समाजवाद है, ये समाजवादी आर्थिक नीति है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी। आपके पास न्यूज आई बैंक ऑफ बड़ौदा को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया, उसके शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, एयर इंडिया के शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? पूंजीवाद का प्रभाव है। जैसे ही आया कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया या घोषणा की कि अब डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई किया जा सकता है, तो ये क्या है? पूंजीवाद है, ये कैपिटलिज्म है। सरकार ने ये योजना लॉन्च की जिसके द्वारा ये ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, 1000 रुपए पर मंथ सहायता राशि दी जाएगी, अनाज दिया जाएगा। ये पूंजीवाद है, समाजवाद है? समाजवाद। ओके, तो बच्चों हमें आशा है कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं,
जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आज अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा नए विषय के साथ, और आगे और ज्यादा आप एंजॉय करिएगा। फुल एनर्जी के साथ जुटे रहो, डटे रहो, और हमेशा ये ध्यान रखो, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। जीतना है आपको, सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, निश्चित रूप से आप उसे प्राप्त करेंगे। बस ईमानदारी से आप लगे रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।